क्या आप कभी लोगों के बदले हुए व्यवहार से चौंक गए हैं? क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग कैसे दूसरों को बिना बोले भी समझ जाते हैं? या फिर क्यों हम बार बार एक जैसे रिश्तों और गलतियों में फंसते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इंसानी स्वभाव के छिपे हुए रहस्यों को रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के जरिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मनोविज्ञान, इतिहास और व्यवहार का महासंगम है जो आपको सिखाएगी लोगों को पढ़ना, समझना और उनसे प्रभावशाली तरीके से जुड़ना। तो आइए शुरू करते हैं इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी यात्रा। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, हिंदी समरी। भाग 1, मानव स्वभाव को समझो, भावनाओं के पीछे का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जैसे दिखते हैं वे वास्तव में वैसे होते नहीं? क्या आपने खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आप किसी के व्यवहार से ठगे गए हो और बाद में सोचा हो, काश मैं इसे पहले ही समझ जाता? यही सवाल है जिस पर रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में विस्तार से बात की है। प्रस्तावना: हम इंसानों को वास्तव में कितना जानते हैं? इंसान का मन एक रहस्य है। हम खुद को भी पूरी तरह नहीं समझते, तो दूसरों को समझना तो और भी कठिन है। परंतु यदि हम मानव स्वभाव के गहरे नियमों को जान लें तो हम न केवल दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं बल्कि खुद को भी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान में एक जानवर छिपा होता है जिसे वो छिपाता है। समाज के नियमों ने उस पर एक नकाब डाल दिया है, पर असली रूप उसकी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और अवचेतन निर्णयों में छिपा है। लॉ 1, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। अपने भावनात्मक स्व को नियंत्रित करो। भावनाओं की शक्ति को कम मत आंकिए। इंसान खुद को तार्किक प्राणी मानता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे लगभग 95% निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं। जब हम गुस्से, डर, ईर्ष्या या लालच में होते हैं तो हमारा दिमाग लॉजिक के बजाय इंस्टिंक्ट से काम करता है। जैसे ही कोई आपको ट्रिगर करता है, जैसे आलोचना, बेइज्जती या कोई असहमति, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन यही वो पल होता है जब हम अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठते हैं। लक्ष्य: प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया पर सोच तक पहुंचना। रॉबर्ट कहते हैं, इमोशन इज द एनिमी ऑफ रीजन, बट इट इज ऑल्सो द की टू कंट्रोल। यानी भावना को दबाओ नहीं बल्कि उसकी पहचान करो। यदि आप समझ जाओ कि आपकी भावनाएं कैसे काम करती हैं तो आप उनके शिकार नहीं, उनके मास्टर बन सकते हैं। भावनात्मक संक्रमण, इमोशनल कंटेजन। क्या आपने नोटिस किया है कि जब कोई गुस्से में होता है तो उसके आसपास के लोग भी चिड़चिड़े हो जाते हैं? या जब कोई बहुत खुश होता है तो वो खुशी पूरे कमरे में फैल जाती है? इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजन, भावनात्मक संक्रमण। रॉबर्ट बताते हैं कि ये संक्रमण सिर्फ मूड से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज, टोन, शब्दों और चेहरे के भाव से फैलता है। जो इंसान दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकता है और खुद की भावनाएं नियंत्रित कर सकता है, वही असली लीडर, प्रभावशाली व्यक्ति या रणनीतिकार बनता है। उदाहरण: नेपोलियन बोनापार्ट। रॉबर्ट ग्रीन ने नेपोलियन का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वो युद्ध के मैदान में सबसे ठंडे दिमाग से फैसले लेता था। जब उसके सेनापति घबरा जाते तो वो शांत रहता, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को युद्ध से पहले ही प्रशिक्षित कर लिया था। उसने एक नियम बनाया था: जब भी मैं उत्तेजित होता हूं मैं निर्णय नहीं लेता। जब तक शांति ना आ जाए मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूं। अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानो। हर इंसान के अपने कुछ ट्रिगर्स होते हैं। कोई आपकी तारीफ न करे तो बुरा लगता है, कोई आपसे सहमत न हो तो आप चिढ़ जाते हैं, कोई आपकी तुलना करे तो आपको जलन होती है। ये ट्रिगर्स ही वो चाबी है जिससे आपका इमोशनल स्विच ऑन होता है। पहला कदम है उन्हें पहचानना। दूसरा कदम है उन्हें ऑब्जर्व करना, प्रतिक्रिया नहीं देना। रॉबर्ट कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ मास्टरी। कैसे पाएं नियंत्रण? 1. पॉज करो, रिएक्ट मत करो। जब भी कोई भावनात्मक स्थिति पैदा हो तो खुद को रोककर सिर्फ देखें, अंदर क्या हो रहा है। 2. नाम दो अपनी भावना को। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कहो, ये गुस्सा है, न कि ये आदमी बेवकूफ़ है। जब आप भावना को पहचान लेते हैं तो उसका कंट्रोल कम हो जाता है। 3. डीप ब्रीदिंग और डिटैचमेंट। गहरी सांसें लें और सोचें, क्या मैं इससे 10 साल बाद परेशान रहूंगा? अगर नहीं तो अभी क्यों? 4. जर्नलिंग करें। हर दिन के भावनात्मक अनुभवों को लिखें, इससे आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आज की सबसे शक्तिशाली सॉफ्ट स्किल। आज की दुनिया में EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ से कहीं ज्यादा जरूरी है। यदि आप किसी के मूड को समझ सकते हैं, एम्पैथी दिखा सकते हैं और खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन, रिलेशन या सिचुएशन में सफल हो सकते हैं। निष्कर्ष: मास्टर योर इमोशनल सेल्फ सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप अपनी भावनाओं के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं वैसे वैसे आप मजबूत बनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, The true test of power is how well you can control your own emotions when everyone else is losing theirs. अगले भाग में हम बात करेंगे
लॉ 2, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। इंसान का स्वार्थी स्वभाव, नार्सिसिज्म और उसके प्रकार, एम्पैथी कैसे आपके रिलेशन और करियर को बचा सकती है। भाग 2, स्वप्रेम से सहानुभूति तक, नार्सिसिज्म का गहरा जाल। लॉ 2, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। अपने आत्ममोह को सहानुभूति में बदलो। क्या हम सब स्वार्थी हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम सब जन्म से नार्सिसिस्टिक होते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इससे बाहर निकलते हैं और कुछ लोग उसमें ही फंसे रहते हैं। हर इंसान के अंदर खुद के लिए एक विशेष आकर्षण, एक पसंद, एक मोह होता है। जब ये आत्म प्रेम संतुलन में हो तो ये आत्मविश्वास बन जाता है, लेकिन जब ये हद पार कर जाए तो बनता है नार्सिसिस्ट, यानी स्वार्थ का शिकार। नार्सिसिज्म की पहचान। एक नार्सिसिस्ट को पहचानना आसान है। वो हमेशा खुद की बात करता है, उसे दूसरों की परवाह नहीं होती, सिर्फ अपनी छवि की। वो आलोचना सहन नहीं कर सकता, वो दिखावे, शक्ति और प्रशंसा के पीछे भागता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये नार्सिसिज्म के बाहरी लक्षण हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर ये बीज कहीं न कहीं छिपा होता है। नार्सिसिज्म के प्रकार। 1. रिएक्टिव नार्सिसिस्ट हर बात को व्यक्तिगत लेता है। जैसे ही आप असहमत हुए, वो आहत हो जाता है। 2. ग्रैंडियोज नार्सिसिस्ट खुद को महान समझता है। उसे लगता है कि वो सबसे योग्य है और बाकी सब लोग मूर्ख। 3. कोवर्ट नार्सिसिस्ट ये दिखावे में विनम्र लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को श्रेष्ठ समझता है और भावनात्मक खेल खेलता है। नार्सिसिज्म का मूल कारण। इमोशनल इनसिक्योरिटी, यानी भावनात्मक असुरक्षा। जो लोग खुद से भीतर से जुड़ नहीं पाते, वे बाहर से वैलिडेशन चाहते हैं। जब ये वैलिडेशन नहीं मिलता तो उनका ईगो टूटता है और वे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं, द डीपर द वुंड, द स्ट्रॉन्गर द नार्सिसिज्म। इससे बाहर कैसे निकलें? इस लॉ का उद्देश्य केवल दूसरों को पहचानना नहीं, बल्कि खुद को भी बदलना है। हमें अपने अंदर के छिपे हुए नार्सिसिस्ट को पहचानना है और उसे एम्पैथी से बदलना है। एम्पैथी, आत्मप्रेम से परे देखने की कला। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की भावनाओं को उनके नजरिए से महसूस करना। ये सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। एम्पैथी कैसे विकसित करें? 1. ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। लोग क्या कह रहे हैं उस पर नहीं, क्यों कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। 2. मिरर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल। रॉबर्ट बताते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों की भावनाएं समझने में मदद करते हैं। जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हम भी अंदर से दुखी होते हैं। ये दिमाग की संरचना है। 3. ईगो को हटाओ। एम्पैथी तब आती है जब आप खुद को केंद्र से हटाकर सामने वाले को केंद्र में लाते हैं, यानी मैं क्या सोचता हूं से हटकर वो क्या महसूस कर रहा है की दिशा में बढ़ना। उदाहरण, अब्राहम लिंकन। रॉबर्ट ग्रीन लिंकन का उदाहरण देते हैं। लिंकन का स्वभाव शांत, सहनशील और गहराई से एम्पैथेटिक था। जब उसके विरोधी उसकी निंदा करते थे, तब भी वो प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि वो सोचता था, क्या इस व्यक्ति को किसी चीज का डर है? क्या इसे कोई दुख है जिससे ये ऐसा व्यवहार कर रहा है? उसकी एम्पैथी ने उसे सबसे कठिन समय में भी संतुलन में रखा। एक एम्पैथेटिक इंसान ज्यादा ताकतवर होता है। वो बेहतर नेगोशिएटर होता है। वो टीम को अच्छे से समझता है। वो रिलेशनशिप में गहराई लाता है और वो खुद पर ज्यादा नियंत्रण रखता है। रॉबर्ट लिखते हैं, ट्रू एम्पैथी इज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। सेल्फ लव का रूपांतरण। रॉबर्ट सुझाव देते हैं कि आपको सेल्फ लव को एक हेल्दी फाउंडेशन में बदलना चाहिए, जिसमें आप अपनी सीमाएं जानते हों, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हों और अपने अहम को नियंत्रण में रखते हों। अभ्यास, एम्पैथी की कला को मजबूत कैसे करें? 1. लिसनिंग रिचुअल। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की बात ध्यान से सुने, बिना टोके, बिना सलाह दिए। 2. डेली ऑब्जर्वेशन जर्नल। आज आपने किन लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा और उनके चेहरे पर क्या भाव थे। 3. ईगो चेक। जब आप किसी पर गुस्सा हो जाएं या असहमत हों तो खुद से पूछें, क्या ये मेरी ईगो बोल रही है? रिश्तों की दुनिया में परिवर्तन। इस दुनिया में हर व्यक्ति वैलिडेशन चाहता है, उसकी बात सुनी जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसे समझते हैं, तो एक गहरा संबंध बनता है। एम्पैथी केवल एक सॉफ्ट स्किल नहीं, ये मानव रिश्तों की बैकबोन है। भाग 2 का समापन। हमने इस भाग में सीखा कि हर इंसान में नार्सिसिज्म होता है। इसे पहचानना और नियंत्रित करना जरूरी है। एम्पैथी ही एकमात्र उपाय है जिससे हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, By transforming self-love into empathy, you unlock the deepest power in human nature, connection. अगले भाग पार्ट 3 में हम जानेंगे लॉ 3, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स। लोग जो दिखते हैं वे होते नहीं। बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और नॉन वर्बल सिग्नल्स, और कैसे आप दूसरों के वास्तविक स्वभाव को पहचान सकते हैं। भाग 3,
मुखौटे के पीछे इंसानों का असली चेहरा कैसे पहचाने। लॉ 3, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स। लोगों के मुखौटे के पार देखना सीखो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति जो बाहर से बहुत अच्छा, शांत और मधुर दिखता है, असल में अंदर से बहुत अलग होता है? क्या आपने कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान देखी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान एक अभिनेता है और समाज एक रंगमंच। हम सभी नकाब पहनते हैं। इंसान जब समाज में आता है तो वो अपने असली विचारों, इच्छाओं और इरादों को छिपाना सीखता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, गुस्सा मत दिखाओ, अपनी कमजोरी मत दिखाओ, हमेशा मुस्कुराओ, सबको अच्छा लगो। धीरे धीरे हम एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं। रॉबर्ट इसे कहते हैं सोशल मास्क। समस्या ये है, अगर आप लोगों को उनके शब्दों से ही जज करते हैं तो आप उनके मुखौटे को देख रहे हैं, ना कि उनका असली चेहरा। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, नेवर एक्सेप्ट अपीयरेंसेस एट फेस वैल्यू। दोहरे व्यक्तित्व की दुनिया। कई लोग अपनी असुरक्षाओं, लालच, ईर्ष्या या क्रूरता को कोमलता, समझदारी या विनम्रता के नकाब में छिपा लेते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला मददगार है, लेकिन वो आपके कमजोरियों का उपयोग कर सकता है। या आप समझते हैं कि वो सम्मान दे रहा है, लेकिन वो बस चापलूसी कर रहा है। इसलिए इस लॉ का उद्देश्य है लोगों के असली इरादों को पढ़ना सीखना। संकेत कैसे पढ़ें? लोग चाहे जितनी कोशिश करें छिपाने की, उनका शरीर, आंखें और हाव भाव उनका साथ नहीं देता। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सच्चाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में छिपी होती है। 1. माइक्रो एक्सप्रेशंस माइनस चेहरे की पलक, जितनी तेज झलक। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता है तो वो 1 सेकेंड के लिए उसकी आंखों, मुंह या भौहों में झलक जाती है। इसे कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन। उदाहरण, अगर कोई आपकी सफलता पर बधाई देता है लेकिन 1 सेकेंड के लिए उसकी आंखों में जलन दिखे तो वो सच्ची खुशी नहीं है। कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें ठंडी हैं, नकली मुस्कान। 2. बॉडी लैंग्वेज, शरीर का मौन संवाद। अगर कोई बार बार आंखें झपकाए तो वो असहज है। अगर कोई अपनी ठुड्डी को छू रहा है, वो झूठ बोल सकता है। अगर किसी के पैर दरवाजे की ओर मुड़े हैं, वो वहां से जाना चाहता है। बार बार बालों या कपड़ों को ठीक करना, आत्मसंकोच या दिखावा। रॉबर्ट कहते हैं, द बॉडी रिवील्स व्हाट द माउथ हाइड्स। 3. टोन ऑफ वॉइस और रफ्तार। अगर कोई जल्दी जल्दी बोले, वो खुद को जस्टिफाई कर रहा है। अगर कोई शब्दों को घुमा रहा है, वो कुछ छिपा रहा है। अगर आवाज धीमी है लेकिन स्थिर, वो आत्मनियंत्रण दिखाता है। अचानक रुक जाना, झूठ पकड़ में आने का डर। एक तकनीक, ऑब्जर्व, डोंट जज। रॉबर्ट सलाह देते हैं, किसी को पहली मुलाकात में जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो, उनके पैटर्न्स को समझो। लोग हमेशा अनअवेयर तरीके से अपनी असली प्रवृत्ति दिखाते हैं। जैसे कोई बार बार लोगों की बुराई करता है, वो शायद असुरक्षित है। कोई हर बात पर सहमति जताता है, वो टकराव से डरता है। कोई हर जगह खुद को बड़ा दिखाता है, शायद अंदर से छोटा महसूस करता है। ऐतिहासिक उदाहरण, राजा लुई 14वां। रॉबर्ट बताते हैं कि फ्रांस का राजा लुई 14 जब युवावस्था में राजा बना तो चारों ओर साजिशें थीं। उसने अपने चारों तरफ चुपचाप सबके व्यवहार ऑब्जर्व किए और धीरे धीरे असली विश्वासघातियों को पहचान लिया। वो कभी किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, बस देखता, सोचता और सही समय पर वार करता। धोखे से कैसे बचें? 1. कंसिस्टेंसी चेक करें, कोई जो कहता है और जो करता है उसमें मेल है या नहीं। 2. ओवर फ्रेंडलीनेस को जांचें, जो लोग जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं वो कुछ छिपा रहे होते हैं। 3. Past behavior is a mirror. रॉबर्ट कहते हैं, People's past behavior is the most reliable indicator of their future behavior. इस लॉ का सार, लोग छिपाते हैं क्योंकि समाज उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जो व्यक्ति इन नकाबों के पार देख सकता है, वो मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होता, वो गहराई से इंसानों को समझने लगता है। इस कला को विकसित कैसे करें? 1. ऑब्जर्वेशन वॉक। हर दिन 10 मिनट किसी सार्वजनिक जगह बैठकर लोगों को देखें, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। 2. इमोशन डायरी। जिनसे आप मिले, क्या उनके शब्दों और बॉडी लैंग्वेज में मेल था? 3. साइलेंट लिसनिंग। बात करते समय सुने, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, आवाज की गति, शरीर का मूवमेंट और चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशन को भी। भाग 3 का समापन। रॉबर्ट कहते हैं, To become a master observer of human nature, you must detach yourself emotionally and simply watch. आप जितना शांत, स्थिर और केंद्रित रहेंगे, लोग अपने असली चेहरे खुद ही आपके सामने खोल देंगे। अगले भाग, पार्ट 4 में हम सीखेंगे लॉ 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। लोग कैसे अपने ही दोहराए गए पैटर्न्स में फंस जाते हैं, कैसे पहचाने किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक लूप को और कैसे बचें उनके नकारात्मक व्यवहारों से। भाग 4,
आदतों का गुलाम, व्यवहार के दोहराव का चक्र। लॉ 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। लोग बार बार वही व्यवहार क्यों दोहराते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बार बार वही गलती करता है, बार बार वही रिश्ते खराब करता है, या बार बार वही नुकसानदेह फैसले लेता है? शायद आप खुद भी कभी कभी सोचते हो, मैंने फिर वही कर दिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम सब अपने व्यवहार के एक चक्र में फंसे हुए हैं जिसे हम खुद नहीं देख पाते। दोहराव का चक्र, कंपल्सिव पैटर्न। हर इंसान के व्यवहार में एक पैटर्न होता है। कोई बार बार गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, कोई हर रिश्ते में खुद को शिकार विक्टिम बनाता है, कोई हर बार खुद को दूसरों के लिए कुर्बान करता है और फिर दुखी होता है। ये पैटर्न अनजाने में बचपन, आघात, ट्रॉमा या भीतर की गहरी भावनाओं से बनते हैं। व्यवहार के पीछे का कारण। रॉबर्ट बताते हैं कि ये सभी पैटर्न एक इमोशनल इम्प्रिंट से बनते हैं। जैसे एक घटना जो बचपन में घटती है वो दिमाग में गहराई से बैठ जाती है और फिर इंसान अनजाने में उसी के अनुसार बार बार प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण, यदि किसी को बचपन में तिरस्कार झेलना पड़ा हो तो वो बड़े होकर हर आलोचना को दुश्मनी मानने लगेगा। अगर कोई उपेक्षा, निग्लेक्ट का शिकार हुआ हो तो वो रिश्तों में क्लिंगी या कंट्रोलिंग हो सकता है। मैं ऐसा क्यों हूं? माइनस। ये सवाल ही शुरुआत है। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं। वे अपने व्यवहार को दूसरों की गलती मानते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। लेकिन अगर आप अपने ही पैटर्न्स को पहचान लें तो आप उनके शिकार नहीं, उनके मास्टर बन सकते हैं। व्यवहार को पहचानने के संकेत। बार बार एक जैसे नतीजे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर। क्या आप बार बार एक जैसे झगड़ों, नुकसानों या असफलताओं से गुजरते हैं? पूर्वानुभूति, डेजा व्यू। क्या कोई स्थिति आती है जिसमें आपको लगता है ये पहले भी हो चुका है? गुस्से या शर्म का अचानक आना, बिना स्पष्ट कारण के जब आप असामान्य रूप से भावुक हो जाएं तो समझिए कोई पुराना पैटर्न सक्रिय हो गया है। ऐतिहासिक उदाहरण, हावर्ड ह्यूज। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अमीर और प्रतिभाशाली हावर्ड ह्यूज, जिसने हॉलीवुड और एविएशन इंडस्ट्री में राज किया, उसके जीवन में एक पैटर्न था, कंट्रोल का भ्रम। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था, अपने कर्मचारियों को, रिश्तों को, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य को भी। लेकिन अंदर से वो भयभीत और अकेला था। उसका ये पैटर्न इतना गहरा था कि अंत में उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अकेलेपन में ही उसकी मौत हुई। दूसरों के पैटर्न को कैसे पहचानें? रॉबर्ट सुझाव देते हैं कि इग्नोर द वर्ड्स, ऑब्जर्व द एक्शंस एंड लुक फॉर रेपिटेशन। कोई जितना भी कहे कि वो बदल गया है, अगर उसका व्यवहार बार बार एक जैसा हो रहा है तो वही उसका असली स्वभाव है। समाधान, कैसे टूटे इस चक्र से? 1. अपने पैटर्न को पहचानो। हर बार जब कोई नकारात्मक स्थिति आए तो खुद से पूछे, क्या ये पहले भी हुआ है? क्या मेरी प्रतिक्रिया वैसी ही है जैसी हमेशा होती है? 2. ट्रिगर मैप बनाओ। किस परिस्थिति में आप सबसे अधिक उत्तेजित होते हैं? आलोचना, अस्वीकृति, अकेलापन? 3. नई प्रतिक्रिया विकसित करो। रॉबर्ट कहते हैं, ब्रेकिंग द पैटर्न स्टार्ट्स विद एक्टिंग अगेंस्ट योर टाइप। यानी अगर आप आमतौर पर गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो इस बार चुप रहिए। अगर आप हमेशा खुद को दोष देते हैं तो इस बार तटस्थ बनिए। दूसरों के चक्र से कैसे बचें? जब आप किसी व्यक्ति का व्यवहार ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो बार बार झगड़े करता है? क्या वो हर रिश्ते में दर्द का कारण बनता है? क्या वो बार बार अपने आसपास ड्रामा खड़ा करता है? यदि हाँ, तो समझिए वो अपने कंपल्सिव लूप में है और जब तक वो खुद नहीं बदलेगा तब तक आप उसका हिस्सा बनते रहेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, इफ समवन हैज अ पैटर्न दे विल पुल यू इनटू इट अनलेस यू स्टैंड आउटसाइड एंड वॉच। अभ्यास, व्यवहारिक जागरूकता के लिए बिहेवियर ट्रैकर। हर बार जब आप दुखी या पछतावे में हो, उस घटना और अपनी प्रतिक्रिया को लिखें। पैटर्न पार्टनर, किसी भरोसेमंद दोस्त से कहें कि वो आपके व्यवहारों को गौर से देखे और फीडबैक दे। पॉज और रीथिंक, जब कोई ट्रिगर हो, एक सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, क्या मैं वही दोहरा रहा हूं जो हमेशा करता हूं? क्या इंसान सच में बदल सकता है? रॉबर्ट मानते हैं कि बदलाव कठिन है लेकिन असंभव नहीं। टू चेंज योर नेचर, फर्स्ट यू मस्ट सी इट। जैसे ही आप खुद को तटस्थ दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, वैसे ही आप एक शक्तिशाली स्थिति में आ जाते हैं। आप अब मशीन की तरह दोहराने वाले प्राणी नहीं रहते, आप एक जागरूक मानव बनते हैं। भाग 4 का समापन। इस लॉ का सार ये है, हर इंसान एक मनोवैज्ञानिक लूप में फंसा है। जब तक आप उसे पहचानते नहीं, आप बदल नहीं सकते। लेकिन एक बार आप देख लें कि आप क्यों वैसा करते हैं, तो आप अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, फ्रीडम बिगिंस द मोमेंट यू ब्रेक योर ओन चेन ऑफ रेपिटेशन। अगले भाग पार्ट 5 में हम जानेंगे लॉ 5, बिकम एन इल्यूसिव ओपोनेंट। अपने इरादों को छिपाना क्यों है जरूरी, रणनीतिक चुप्पी, अस्पष्टता और मानसिक युद्ध, और कैसे आप दूसरों के जाल में फंसे बिना खुद को अजेय बना सकते हैं। भाग 5, छल,
रणनीति और मानसिक शक्ति का खेल। लॉ 5, द लॉ ऑफ कविटसनेस। जो छिपा है वही आकर्षित करता है। क्या आपने देखा है, लोग उस चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें नहीं मिल रही, या किसी रहस्यमयी इंसान के पीछे पागल हो जाते हैं भले ही उन्हें उसके बारे में कुछ भी न पता हो। रॉबर्ट ग्रीन इसे मनुष्य की लालसा की प्रवृत्ति कहते हैं। डिजायर इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर दैट विच इज मोस्ट हिडन। इंसान कैसे लालच का शिकार बनता है? हमें हमेशा लगता है कि जो हमारे पास नहीं है वही बेहतर है। जो चीजें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं उनका आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और यही भावनात्मक लालच कई बार हमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जाल में फंसा देता है। ऐतिहासिक उदाहरण, रास्पुटिन। रशिया के तसर परिवार में एक रहस्यमयी साधु आया, रास्पुटिन। वो साधारण कपड़ों में चलता, ज्यादा बात नहीं करता और आध्यात्मिक शक्तियों का दावा करता, लेकिन उसका रहस्य इतना गहरा था कि चार की पत्नी अलेक्जेंड्रा उस पर पूरी तरह मोहित हो गई। उसने रास्पुटिन को राजमहल में बसाया, सत्ता दी और पूरे रशिया को लगभग बर्बाद कर दिया। क्योंकि रास्पुटिन ने अपने व्यक्तित्व को एक रहस्य बनाए रखा, लोगों को उसकी छुपी ताकत दिखती रही और वही उन्हें आकर्षित करता रहा। रूल, जो रहस्यमयी है वही शक्तिशाली है। रॉबर्ट बताते हैं कि इंसान का दिमाग स्पष्टता से थकता है। हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो पूरी तरह समझ में आती हैं, बल्कि वे जो छिपी हुई हैं, अनकही हैं, वही हमारे मन में लालसा पैदा करती हैं। कैसे बने मानसिक रूप से आकर्षक? 1. थोड़ा छुपाना सीखिए, हर चीज तुरंत शेयर मत कीजिए। अपनी योजनाएं, अपनी भावनाएं, अपनी सीमाएं, लोगों को थोड़ा अंदाजा लगाने दीजिए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये पूरा ना खोलिए। 2. एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता रखिए। जब आप किसी को ये नहीं बताते कि आप क्या चाहते हैं, तो वे आपके इरादों का अनुमान लगाने में उलझ जाते हैं। यही उलझन उन्हें आपकी तरफ खींचती है। मैनिपुलेशन का गेम प्लान, डोंट शो योर हंगर। लालच दिखाना कमजोरी है। रॉबर्ट कहते हैं, द मोर यू शो दैट यू वांट समथिंग, द लेस पावर यू हैव। यदि आप किसी चीज के लिए प्यासे दिखते हैं, लोग या तो उसका दाम बढ़ा देंगे या आपको इस्तेमाल करेंगे। उल्टा असर, ज्यादा स्पष्टता से बचिए। कुछ लोग हर बात तुरंत बता देते हैं। मुझे आपसे प्यार है, मैं ये नौकरी पाना चाहता हूं, मुझे इस सौदे की बहुत जरूरत है। लेकिन इस स्पष्टता से दूसरा व्यक्ति ताकतवर हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि आप उनकी जरूरत में हैं। रॉबर्ट कहते हैं, ऑलवेज रिमेन स्लाइटली आउट ऑफ रीच। लॉ 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। लोग दूर की नहीं, सिर्फ आज की सोचते हैं। क्या आपने देखा है कि ज्यादातर लोग सिर्फ इसी महीने की सैलरी की चिंता करते हैं, या अगले हफ्ते के ट्रिप की, या आज के झगड़े में उलझे रहते हैं, लेकिन कोई 10 साल आगे की नहीं सोचता? रॉबर्ट इसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और यही सबसे बड़ी दिमागी कमजोरी है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म विजन। लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तात्कालिक सुख, तत्काल वैलिडेशन, अभी पैसा, अभी सक्सेस। लेकिन जो लोग दूर की सोचते हैं वे दुनिया चलाते हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन वेट। ऐतिहासिक उदाहरण, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने रोम को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया, लेकिन वो कोई भी कदम बिना रणनीति के नहीं उठाता था। जब उसके खिलाफ साजिश रची गई तो वो प्रतिक्रिया देने के बजाय सालों तक चुप रहा, दुश्मनों को दोस्त बनाया, अलायंसेस बनाए और फिर सही वक्त पर हमला किया, और इतिहास बदल गया। कैसे बने लॉन्ग टर्म थिंकर? 1. हर भावनात्मक प्रतिक्रिया को रोकें। जब आपको लगे मुझे अभी जवाब देना है, मुझे अभी लड़ना है, तो रुकिए। खुद से पूछिए, क्या ये 1 साल बाद भी मायने रखेगा? 2. व्हाट इफ विजन बनाएं। 5 साल बाद आप क्या चाहते हैं, और आज का ये फैसला उस दिशा में मदद करता है या नहीं? 3. प्लानिंग विंडो रखें। हर महीने एक दिन ऐसा हो जहां आप सिर्फ भविष्य की दिशा सोचें, न कि रोजमर्रा की चिंता। लॉ 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। लोग अपनी आलोचना पर रक्षात्मक हो जाते हैं। जब आप किसी को कुछ कहते हैं, जैसे तुम्हें ये बदलना चाहिए, तुम गलत थे, तुमने नुकसान किया, तो वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? बचाव में आ जाते हैं, बहाने बनाते हैं, या गुस्से में पलटवार करते हैं। रॉबर्ट इसे कहते हैं डिफेंसिवनेस का स्वभाव। क्यों होता है ये? हर इंसान के भीतर एक सेल्फ इमेज होता है। उसे लगता है कि वो अच्छा है, सही है, न्यायप्रिय है, और जैसे ही कोई उस इमेज को चुनौती देता है, वो रखवाली मोड में आ जाता है। अटैक अ पर्सन्स आइडेंटिटी एंड दे विल रेजिस्ट यू विद ऑल देयर माइट। रणनीति, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उसे सीधे मत कहिए तुम गलत हो, बल्कि उसे खुद सोचने दीजिए कि ये उसका विचार है। उदाहरण, अगर कोई ऐसा करता तो क्या बेहतर होता? क्या तुम सोचते हो कि इससे कोई नुकसान हो सकता है? रॉबर्ट कहते हैं पीपल सपोर्ट व्हाट दे बिलीव दे क्रिएटेड। सुझाव,
1. क्रिटिसिज्म को सुझाव में बदलिए, आलोचना को सुझाव या कहानी के रूप में कहें। 2. ईगो को एड्रेस मत करें, तुमने या तुम हो ही ऐसे जैसे वाक्यों से बचिए। इसके बजाय इस स्थिति में क्या होता अगर कहिए। 3. मिरर टेक्निक, जब आप चाहते हैं कि कोई खुद का व्यवहार देखे तो वैसा ही व्यवहार आप खुद दिखाइए ताकि वे खुद ही तुलना करें। भाग 5 का समापन। इन 3 लॉस का सार। डिजायर, लोग वही चाहते हैं जो छुपा हो, इसलिए अपने इरादे छिपाइए। विजन, ज्यादातर लोग निकट दृष्टि रखते हैं लेकिन दूर की सोचने वाला विजेता होता है। डिफेंसिवनेस, लोग सीधे बदलाव को अस्वीकार करते हैं लेकिन घुमाकर दी गई बात उन्हें स्वीकार होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर लाइज नॉट इन डोमिनेशन बट इन सटल पर्सुएजन। भाग 6। लॉ 15, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, अपने जीवन को दिशा दो। जो व्यक्ति किसी लक्ष्य के बिना जी रहा है वो महज एक पत्ते की तरह है जो हवाओं में उड़ता रहता है। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन हमें दिखाते हैं कि अगर हम जीवन में स्पष्ट उद्देश्य के बिना जीते हैं तो हमारा मन दूसरों के लक्ष्यों का शिकार बन जाता है। हम हर दिन बिना किसी मंशा के जीते हैं और धीरे धीरे हमारी क्षमता, ऊर्जा और आत्मा कमजोर होती जाती है। लेखक बताते हैं कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस की स्पष्टता किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्ट का शुरुआती जीवन कैसे एक गरीब द्वीप से आया नौजवान अपने उद्देश्य की शक्ति से यूरोप का बादशाह बना। उसके जीवन में हर कदम योजना से भरा था। वो जानता था उसे क्या चाहिए और उसने अपने एम को कभी नहीं छोड़ा। रॉबर्ट ग्रीन हमें कहते हैं, एक ऐसा दीर्घकालिक उद्देश्य बनाओ जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हो, न कि समाज के दबाव से। फिर उसके छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और हर रोज उसी दिशा में चलो। लॉ 16, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, भीड़ की ताकत को समझो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे सिर्फ समाज के नक्शे पर चल रहे हैं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि हम अक्सर अपने निर्णय स्वयं नहीं लेते बल्कि अनजाने में समाज, मीडिया और समूह हमें निर्देश देते हैं। हम कन्फॉर्म यानी भीड़ का हिस्सा बन जाना इस डर से करते हैं कि कहीं हमें स्वीकार न किया जाए। इससे हम अपनी सोच खो बैठते हैं। उदाहरण, 1930 के दशक में हिटलर का उदय, कैसे पूरा जर्मनी उसके प्रचार से बह गया। लोगों ने अपनी तर्क शक्ति खो दी क्योंकि वे भीड़ के दबाव में आ गए। रॉबर्ट ग्रीन का समाधान, खुद से पूछो, क्या मेरी ये राय मेरी अपनी है? स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट सीखो, खुद को भीड़ से अलग रखकर सोचने की आदत डालो। अकेले सोचो, फिर निर्णय लो, यही असली स्वतंत्रता है। लॉ 17, द लॉ ऑफ फिकलनेस, लोगों की बेवफाई का सच। कोई भी इंसान हमेशा आपका समर्थन नहीं करेगा, ये मान लेना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ग्रीन यहाँ बताते हैं कि इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति अस्थिर, फिकल होती है। लोग आपकी मदद करते हैं जब उन्हें उससे लाभ होता है, लेकिन जैसे ही उनका फायदा खत्म होता है वे किनारा कर लेते हैं। ये नैतिकता की कमी नहीं बल्कि इंसानी नेचर है। उदाहरण, रोमन इतिहास में जूलियस सीजर को ही देखिए, उसे मारने वालों में वही लोग थे जिनका जीवन उसने संवारा था। सबक, पर्सनल लॉयल्टी एक मिथ है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट मायने रखते हैं। लोगों से उम्मीदें कम करो, रिश्तों को समझदारी से संभालो। शक्ति तभी मिलती है जब आप भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं रहते। लॉ 18, द लॉ ऑफ अग्रेशन, अंदर की आक्रामकता को पहचानो। हर मुस्कुराता चेहरा एक शांत हत्यारा हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में एक गहरे सत्य को उजागर करते हैं, हर इंसान के भीतर दबी हुई आक्रामकता होती है। ये आक्रामकता कभी पैसिव होती है, जैसे ताने, पीठ पीछे बदनामी, कभी एक्टिव, जैसे क्रोध, हिंसा या राजनीतिक चालबाजियां। उदाहरण, रिचर्ड निक्सन, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसकी शांत छवि के पीछे गहरी आक्रामकता छिपी थी जिसने वाटरगेट स्कैंडल को जन्म दिया। रॉबर्ट ग्रीन का संदेश, आक्रामकता को दबाओ मत, पहचानो और उसे रचनात्मक दिशा दो। जो अपनी अंदर की लड़ाई जीतता है वही बाहर की दुनिया जीत सकता है। दूसरों की हिडन एग्रेशन को समय रहते पढ़ना सीखो, नहीं तो धोखा खाओगे। लॉ 19, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया, पीढ़ियों के टकराव को समझो। हर पीढ़ी खुद को नया मानती है लेकिन इतिहास दोहराता रहता है। ग्रीन यहाँ बताते हैं कि हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को बेकार मानती है और यही जनरेशनल मायोपिया है। नई पीढ़ी इतिहास से सीखना नहीं चाहती, वही गलतियां दोहराती है और फिर खुद को शिकार समझती है। उदाहरण, 1960 के हिप्पी आंदोलन और आज की सोशल मीडिया क्रांति, दोनों ने समाज को झटका दिया लेकिन कुछ ही वर्षों में वही ऊर्जा खो गई। सबक, अपनी पीढ़ी की सीमाएं पहचानो, अंधी क्रांति के बजाय समझदारी से बदलाव लाओ। और सबसे जरूरी, इतिहास पढ़ो ताकि तुम वही गड्ढे में ना गिरो जिसमें पिछली पीढ़ियां गिरी थीं। लॉ 20,
द लॉ ऑफ डेथ डिनायल, मृत्यु को स्वीकार करो तभी जीवन मिलेगा। मृत्यु को झुठलाना सबसे बड़ा भ्रम है और यही भ्रम हमारे हर निर्णय को खोखला बनाता है। ये रॉबर्ट ग्रीन का सबसे आध्यात्मिक और दार्शनिक अध्याय है। हम मृत्यु से डरते हैं, इसलिए हम अधूरा और डरपोक जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि मृत्यु निश्चित है, हम साहसी बनते हैं। उदाहरण, समुराई योद्धा हर सुबह खुद की मृत्यु की कल्पना करते थे, इससे उन्हें युद्ध में कोई डर नहीं लगता था। स्टीव जॉब्स ने भी अपने भाषण में कहा, मृत्यु ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। रॉबर्ट ग्रीन का संदेश, मृत्यु को अपना गुरु बनाओ। हर निर्णय लो मानो ये तुम्हारा अंतिम दिन हो, फिर कोई पछतावा नहीं रहेगा। मृत्यु की सच्चाई तुम्हें अभी में जीना सिखाएगी। अंतिम विचार, लॉस को केवल समझो नहीं, जियो। रॉबर्ट ग्रीन हमें केवल व्यवहारिक ज्ञान नहीं देते, वे हमें मानव स्वभाव का मैप थमा देते हैं। अगर आप इन लॉज को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं तो आप एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और पूर्ण इंसान बन सकते हैं, जो दूसरों की भावनाओं से नहीं बल्कि अपने विवेक से चलता है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की गहराई से विश्लेषित समरी। अगर आप सच में अपने रिश्तों, प्रोफेशन और खुद की सोच में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा सुनें और अपने व्यवहार को सचमुच समझने की कोशिश करें। आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और गहरी किताबों की समरी हिंदी में मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली अद्भुत किताब के साथ बुक इनसाइट हिंदी पर।